Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों, अभी हम जैसे हमने 3D कंप्लीट कर ही लिया है, वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम 3D का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस बार जेईई एडवांस 2020 में आया। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे ये एक आइडिया लग जाएगा तुम्हें। जैसे देखो दो लाइन दी है L1 एंड L2, ठीक है, आपके सामने है, ठीक। एंड सपोज एक लाइन दी है L जिसमें कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे अल्फा गामा एल एम ये दिया हुआ है -1, सॉरी हाँ यहाँ मतलब -1 लिखा है, ये -2 लिखा है। ऑलराइट बच्चों, तो कुछ चीजें दे भी रखी है। लाई इन अ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2, ये जो लाइन है बेटा ये इन अ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2, जो L1 एंड L2 को कंटेन करने वाला प्लेन है उसमें लाई करती है। ऑलराइट, एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, L1 एंड L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। ठीक है, इफ L बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, अगर जो L लाइन है वो L1 और L2 के बीच का जो एंगल है उसे बाइसेक्ट करती है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑलराइट, तो बहुत इजी है, तो देखते हैं, चलो जल्दी से देखते हैं। देखो क्या है, L1 L2 है, लाई इन अ प्लेन कंटेनिंग L1 L2। ऑलराइट, उस प्लेन में लाई करती है जिसमें ये और ये, मतलब सॉरी जिसमें ये दोनों लाइंस लाई करती हैं उसी प्लेन में। इसका मतलब ध्यान से देखो, जो इसके डीआरएस है, इसके डीआरएस है और इसके डीआरएस है, वो कोप्लेनर होंगे, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रही है, तो डीआरएस क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया 1 -1 3 -3 -1 1 एंड LM और -2 शुड बी 0। सबसे पहली बात तो मुझे ये मिल गई। ओके, ठीक है, यहां से मैं इसे सॉल्व कर ले जाऊंगा, कुछ ना कुछ मुझे रिलेशन मिल जाएगा किसमें, L और M में। ओके, हो सकता है L + M की वैल्यू मिल जाए मुझे, और ऐसा हो भी सकता है कि नहीं भी मिले। तो चलो एक बार चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे 1, ये कितना हो जाएगा 2 -M। ओके, अच्छा ये 1 हो जाएगा और ये होगा 6 -L। ऑलराइट, लग रहा है L + M मिल जाएगा, प्लस 3 -3M, ओहो दिक्कत आ गई, प्लस L। ठीक है, ये कितना हो गया -3M एंड बेटा प्लस L, एंड दिस शुड बी 0। चलो देख लेते हैं अब, जो M है वो कितने हैं, एक तो -M है और एक -9 है, मतलब -10M। मुझे क्या मिल गया, -10M। ऑलराइट, चलिए L देख लेते हैं बेटा। L कितना है, -L और +3 मतलब 2L। ओके, कांस्टेंट टर्म देख लो, देखो 2 6 और बस 2 and 6 दैट इज 8 + 8 = 0। तो M और L में एक रिलेशन मुझे मिल गया है, M और L में एक रिलेशन मुझे मिल गया है कि -10M + 2L + 8 = 0 है बेटा। ऑलराइट, चलिए अब इन्होंने क्या बोला है कि L + M 2 है या L + M 0 है, तो इसका तो मैं कुछ आइडिया नहीं लगा सकता अभी फिलहाल, अभी मुझे कुछ और कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। चलो एक रिलेशन जरूर मिल गया मुझे L और M में। ऑलराइट, अब दूसरी बात उसने कही है कि लाई इन अ प्लेन L1 L2 एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L2, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L2 से पास होती है। अच्छा ये सही लिखा ना, हाँ ठीक है, आई होप दिस इज करेक्ट। 1 -1 3 -3 -1 1 एंड LM एंड -2, ठीक है मैंने सही किया। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं कि पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, ये लाइन कहां से पास होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। इसका मतलब अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 निकाल लेता हूं और वो इसमें रख दूं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, तुम्हें पता ही है, इसे लैम्डा के इक्वल मान लो, इसे म्यू के इक्वल मान लो और देन इक्वेट कर दो पॉइंट्स को। जैसे यहाँ पे आएगा 1 + लैम्डा x आएगा, ठीक है बेटा, x कितना आएगा यहां से 1 + लैम्डा, और यहां से कितना आएगा 1 - 3 म्यू। ओके, y कितना आएगा यहां से -लैम्डा, और यहां से कितना आएगा -म्यू।
क्लियर? और z कितना आएगा बेटा? z भी देख लो 1 + 3 लैम्डा, एंड ये कितना आएगा 1 + म्यू। अच्छा, अगर म्यू इज इक्वल टू लैम्डा है, म्यू तो इक्वल टू लैम्डा आ रहा है, तो ये चीज इक्वल तभी हो सकती है जब म्यू और लैम्डा दोनों 0 हो जाए। क्या म्यू और लैम्डा क्या हो जाए? 0। और म्यू और लैम्डा अगर 0 हो गए तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से पता चल गया लैम्डा 0 और म्यू भी 0। अगर लैम्डा और म्यू दोनों 0 होंगे तो ये चीज सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? इसमें रख दो, चलो लैम्डा को 0 डाल दो, तो 1 0 एंड 1। बेटा 1, 0, 1 आ गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कर देते हैं। x की जगह 1 डाल देंगे -α/L, और यहाँ पे भी यहाँ 0 डाल दो -1 m, और यहाँ पे 1 माइनस, ये क्या लिखा है? ये गामा है एक्चुअली, है ना, अल्फा माइनस गामा। ओके, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूं, हाँ बिल्कुल गामा ही है। तो ये आ गया गामा अपॉन -2, गामा अपॉन -2। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक हमें रिलेशन मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी हम चीजों इक्वेशंस बना सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, अगर चाहें तो इक्वेशंस हम बना सकते हैं। इसको भी एक कांस्टेंट के इक्वल भी मैं पुट कर सकता हूं अगर मुझे रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 2 कंडीशंस आ गई। अब थर्ड कंडीशन भी हम यूज कर लेते हैं, उनको सभी को यूज करके तभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंसर आ पाएगा। ऑलराइट, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या कहा है उसने कि जो L है ना वो बाइसेक्ट करती है एंगल बिटवीन L1 एंड L2। L1 एंड L2 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब L1, बात को समझना, L1 के DRS का यूनिट वेक्टर प्लस L2 के DRS का यूनिट वेक्टर, दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें पता है बाइसेक्टर मिल जाता है या नहीं। अगर मैं ये कहूं वेक्टर A कैप वेक्टर B कैप, तो एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा या नहीं? वेक्टर A कैप प्लस वेक्टर B कैप। समझ गए? तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिलने वाला है, देखना ध्यान से। मैं L1 के यूनिट वेक्टर के DRS लिख रहा हूं, L1 के क्या DRS या DCs, वी शुड से DCs, L1 के DCs, तो कितना आएगा? 9 + 1 + 1 11, तो √11 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/√11 -1/√11 एंड बेटा 3/√11। ये आ गए L1 के DCs, और L2 के DCs क्या आएंगे? इसके भी इसी टाइप से आएंगे, 1/√11 एंड सॉरी -3 आएगा, -3/√11 -1/√11 एंड 1/√11। ऑलराइट बच्चों, L1 और L2 के DCs तो मुझे मिल गए हैं। अब जो L है उसके DCs क्या होंगे? दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये आएगा -2/√11, ये आएगा -2/√11, और ये आएगा बेटा 4/√11। ये आ गए L के DCs। ठीक है, ये आ गए किसके? L के DCs। अब मैं ये कह रहा हूं DCs मान लो या DRS मान लो, अब इनका रेशियो दैट शुड बी कांस्टेंट। किसका? L/2/√11 माइनस एंड M/-2/√11 एंड बेटा दैट शुड बी इक्वल टू -2/4/√11। बात क्लियर है? ओके, देखो यहां से L और M की डायरेक्ट वैल्यूज निकल रही हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ये रेशियो किसके इक्वल आ रहा है? -√11/2, ये आ रहा है -√11/2। अब देखो L निकालते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई किया तो L तो बेटा 1 आ गया। अच्छा, अब M निकालते हैं तो M भी 1 आ रहा है। ध्यान से देखो, L भी 1 है, M भी 1 है, इसका मतलब L + M कितना? 2 हो गया, L + M 2, और L1 M1 यहां पे रख दो, इसमें रख दो, M कितना है? 1, तो ये L भी 1, तो 1 - α = -1, अल्फा आ गया बेटा 2।
अल्फा आ गया 2 और यहां से सॉल्व कर लो, ये m तो 1 है तो -2, ये हो गया 2 1 माइनस गामा, तो गामा आ गया -1, अल्फा आ गया 2, गामा आ गया -1, दैट मीन्स अल्फा माइनस गामा इज 3, ए आंसर। तो मतलब सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी कॉन्सेप्ट सारी क्लियर होनी जरूरी है। बिल्कुल जो चीजें पढ़ाई हैं बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कराया है। नहीं यकीन आ रहा तो दोबारा देख लो। देखो क्या कहा कि एक ही प्लेन में है तो डिटरमिनेंट को 0 रख दिया। अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी यार, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ओके नो प्रॉब्लम। फिर हमें बोला गया कि लाई इन अ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2, ये लाइन उस प्लेन में रहती है L1 एंड L2 में, इसका तो कोई यूज नहीं हुआ, एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L2, L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। मैंने L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, 1 0 1 आ गया, ठीक है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों, आ गया। उसके बाद इसने कहा जो L है ना वो बाइसेक्ट करती है L1 एंड L2 को, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाइसेक्ट करती है तो दोनों को ऐड कर दूंगा यूनिट वेक्टर को, सही है। तो यूनिट वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया, उसके डीसीज आ गए ये, ऑलराइट बच्चों, उसके डीसीज आ गए ये, और फिर मैंने कहा कि यही डीसीज किसके होने चाहिए, लाइन के। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इनका रेशियो ले लिया और रेशियो को इक्वल रख दिया, इक्वल क्या रख दिया, रेशियो ले लिया बस, डीसीज उसके डीआरएस इसके डीसीज, रेशियो शुड बी सेम, तो यहां से एल और एम की वैल्यूज मैंने बेटा निकाल ली। ऑलराइट बच्चों, तो ये बात हो गई क्लियर, वहां से मुझे एल और एम की वैल्यू मिल गई, एल और एम की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है तो मैंने टिक कर दिया, आंसर आ गया मेरा। ऑलराइट बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी बार आईआईटी एडवांस 2020 में आया हुआ है, ये भी वेक्टर से ही है, ठीक है। क्या है इसमें देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल नंबर्स है, ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू 0, अल्फा प्लस गामा 1 दिया है, सपोज द पॉइंट 3 2 -1 is the mirror image of 1 0 -1, ठीक है, with respect to the plane this, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ये मिरर इमेज है इस पॉइंट की, तो बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी। तो भाई मिरर इमेज का फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है, ऑलराइट। तो एक तो मैं काम ये कर रहा हूं, जो चीज मुझे पता है, मुझे ये पता है मिरर इमेज और पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वो प्लेन पे लाई करेगा, ऑब्वियसली ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं एक इक्वेशन वहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, कौन सी, कि इसका और इसका मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करवाऊंगा। तो मिड पॉइंट इज, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो 3 + 1/2 दैट इज 2, 2 + 0/2 1 एंड दिस -1, ऑलराइट। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा प्लेन की, तो 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू डेल्टा। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये तैयार हो गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है कि भाई ये सपोज द पॉइंट दिस इज अ मिरर इमेज, हाँ ये इसकी मिरर इमेज है, ओके, या कुछ भी मान लो ना, ये इसकी मिरर इमेज मान लो या ये इसकी मान लो, चलो तुम्हें अब उल्टा करके भी दिखा देता हूं कि हाँ ऐसे भी सही है, कि इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं लोग, x - 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अल्फा, y माइनस 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y बीटा, एंड z माइनस 1 मतलब +1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z दैट इज गामा इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, अब क्या करते हैं, जिस पॉइंट की मिरर इमेज निकाल रहे हैं, है ना, किसकी निकाल रहे हैं, इसकी, विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो आएगी क्या, ये, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये पॉइंट इसमें पुट कर दो पुट, तो अल्फा, एक मिनट, सपोज दिस इज द मिरर इमेज ऑफ 1, 0, -1, हाँ ठीक है, इस पॉइंट की मिरर इमेज निकाल रहे हैं ना, इस पॉइंट को इसमें पुट करो, क्या आएगा, 1 पुट कर दिया,
अब यहाँ पे क्या करोगे, 0 पुट तो 0 हो जाएगा, और वहां पे क्या करोगे -1 मतलब माइनस गामा और माइनस डेल्टा, ये आ गया बेटा, और नीचे आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, राइट। आना चाहिए क्या नहीं? यस, बिल्कुल आना चाहिए। तो ये आ गए हमारे ऐसा कुछ। अब देखो x कितना आएगा, 1 प्लस या 1 माइनस आ जाएगा, 1 माइनस 2 अल्फा, अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अच्छा y कितना आएगा y आएगा -2 बीटा अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड बेटा गामा स्क्वायर, ऑल राइट। और बेटा z क्या आ जाएगा, यहां से निकालो z आएगा -1 एंड -2 गामा अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा, ऑल राइट। चलिए ये आ गया, ये तो पता ही है ना फॉर्मूला, तो मिरर इमेज का यही होता है। तो इसके थ्रू मैंने एक्स वाई जेड निकाल लिया, और एक्स वाई जेड तो हमें पता है कौन है भाई, 3 2 और -1, तो इसकी जगह क्या रख दिया 3, इसकी जगह क्या रख दूं 2, और इसकी जगह -1, ये तो कट गया -1। तो देखो क्या इक्वेशंस आई है, ध्यान से देखिएगा, इसको इधर ले जाओ तो ये 2 और ये -2, तो -1 आएगा। मतलब पहली इक्वेशन जो इसको यूज करके आ रही है वो है बेटा अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अच्छा माइनस लगा लो यहाँ बाहर, ये आ जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 2 इधर कट हो जाएगा और इसे इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, ऐसे एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन यहां से ले लो, 2 से 2 कट करो, और ये आ गया माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर। ये बेटा सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन, ये तो कट गया, 0 है, तो माइनस गामा अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा इज 0, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें पता चल रहा होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा। भाई रेशियो लेके देख लो ना यार, अगर ऐसी बात है रेशियो ले लो, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। तो एक बात तो मुझे कंफर्म हो गई कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, और दूसरी बात ये कंफर्म हो गई कि देखो जो गामा होगा वो 0 होगा, होना चाहिए कि नहीं, जो गामा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब एक बंदा ये सोचेगा कि नहीं क्या पता ये 0 हो जाए, भाई ये 0 हो गया तो फिर ये भी 0 होगा, और ये 0 हो गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा 0, वो दिया है नॉन 0। तो उसी से कंफर्म हो गया कि ये चीज तो 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब गामा को 0 होना पड़ेगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अब देखो दिया क्या है, अल्फा प्लस गामा इज 1 और गामा 0 है, तो अल्फा कितना 1 और बीटा भी कितना 1। बात क्लियर है बच्चों, अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 0, ये कंफर्म हो गया। अब मुझे निकालना है डेल्टा, डेल्टा यहां से निकालो, यहां से निकालो, 2 प्लस 1 मतलब अल्फा 1 है बीटा 1 है, तो 2 प्लस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज 3। डेल्टा आ गया बेटा 3। अब मैच कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज 2, यस, क्योंकि दोनों 1 1 है, करेक्ट है। डेल्टा माइनस गामा इज 3, डेल्टा इज दिस एंड गामा इज 0, ठीक है, बिल्कुल सही है। डेल्टा प्लस बीटा इज 4, डेल्टा प्लस बीटा इज 4, बिल्कुल सही है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 प्लस 1 और गामा कितना है 0, 2 इज इक्वल टू डेल्टा, नहीं, ए बी सी आंसर है हमारे। बहुत इजी, देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वेक्टर एंड 3D से इस बार जेईई एडवांस में 3 क्वेश्चन आए और ये बहुत ज्यादा है, समझ जाना, इसीलिए बार बार बोलता हूं, इसी बार ही तुम्हें दिख गया कि जेईई एडवांस में कितने क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए इसी से। एक तो वेक्टर से आया और 2 ये 3D से आ गए। तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और बहुत इजी, देख लो तीनों क्वेश्चन कराए हैं, वेक्टर वाला पहले कराया था और ये 2 अब करा दिए, तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि 3D वेक्टर्स एंड 3D को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, जिससे एटलीस्ट ये 2 या 3 जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इन फ्यूचर इन योर एग्जाम, ठीक है, उन्हें आप सुनिश्चित कर सकें कि हाँ ये तो पक्का मैं करके आऊंगा या आऊंगी। ऑलराइट बच्चों, ध्यान रखिएगा, जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट, आई वाज लिटिल बिट रॉन्ग कि इस बार 3 ही क्वेश्चन आए थे,
तो मेरे फोर्थ क्वेश्चन याद नहीं रहा, एक और क्वेश्चन आया था, ये वेक्टर से था। ठीक है, इसका मतलब 2 वेक्टर से और 2 3D से 4 क्वेश्चन आए हैं। और देखो तीनों, अभी पीछे के 3 बिल्कुल इजी थे, अब ये फोर्थ ये भी बिल्कुल इजी है। कमाल की बात ये है, देखो इफ ए बी 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अच्छा पी क्यू दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे और पी एस दिया है ए आई माइनस बी जे। क्या है ये? आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, बना लिया लो, ये पी क्यू आर एस। ऑलराइट बच्चों, पी क्यू आर एस। अब पी क्यू क्या है? ए आई बी जे। ठीक है, पी एस क्या है? ए आई माइनस बी जे। अब इसने क्या कहा है, देखो ध्यान से, लेट यू एंड वी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू अलोंग पी क्यू एंड पी एस। तो डब्ल्यू मुझे नहीं पता क्या है, मैंने तो ऐसे मान लिया, कहीं भी मान लो, मर्जी है। ये वाला वेक्टर है, मान लो डब्ल्यू। अब इसका प्रोजेक्शन लेना है किस पे? पी क्यू एंड पी एस पे। ठीक, तो मान लेते हैं, चलो ये है, परपेंडिकुलर जाता है ना प्रोजेक्शन, ऐसे मान लो और ऐसे मान लो। ठीक है, तो यहां तक का जो वेक्टर है ये, तो इसको मैंने बोल दिया पी क्यू के अलोंग है जो, वो है यू। बिल्कुल, ये वाला जो यहां तक का वेक्टर है बेटा, इसका नाम दिया है यू, और जो यहां तक का वेक्टर है इसका नाम दिया है वी। ठीक है, यहां तक यू मतलब इसका जो प्रोजेक्शन इस पे है, तो ये जो वेक्टर है ये यू है और ये वी है। यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ओके, अब देख लेते हैं, चलो पी वी और पी यू, उसे पॉइंट को भी चलो पी क्यू आर एस पी और लेट से वी डब्ल्यू एक्स और जेड मान लिया, चलो एक्स एंड जेड, ये पॉइंट एक्स है और ये है जेड। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन कितना होगा, मतलब पी जेड कितना होगा? पी जेड, उसका नाम है यू, जो पी जेड है ना उसका नाम यू दिया गया है, तो मॉड्यूलस ऑफ यू कितना होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो अपॉन, तुम्हें पता ही है प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है, देखो W डॉट पी क्यू। ठीक है, W डॉट पी क्यू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी क्यू, बात खत्म। ठीक है, तभी उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो W डॉट पी क्यू, और W कितना है? W आई प्लस जे, उसका डॉट इसके साथ लोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? A प्लस बी। कितना आ गया? A प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो पी क्यू का मॉड्यूलस है। ठीक है, सिमिलरली पी एक्स दैट इज वी वेक्टर, पी एक्स दैट इज वी वेक्टर, उसका मॉड्यूलस, इसका डॉट ले लो इसके साथ, ये आएगा a माइनस बी, यहां लिख देता हूं, चलो w डॉट पी एस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी एस, तो बेटा आएगा a माइनस बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, ये आ गया। अब इसने क्या बोला कि मॉड्यूलस ऑफ u प्लस मॉड्यूलस ऑफ v इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ w। ऑलराइट बच्चों, अच्छा एक बात और, कि जैसे मैंने ये लिया है ना, अब ऐसा भी हो सकता है कि a जो है वो b से बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अगर चाहें तो मॉड्यूलस का भी यूज कर सकते हैं, आप अगर चाहें यहाँ पे मॉड्यूलस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों का वो एडिशन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ w दैट इज √2, तो इन्हें ऐड करो भाई, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा a और b पॉजिटिव है दोनों, तो इस पे तो मॉड्यूलस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, इस पे हम मॉड्यूलस लगा सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू √2 दैट इज मॉड्यूलस ऑफ w। ठीक, ओके ग्रेट। अब इसे इधर ले जाओ, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब मुझे नहीं पता a बड़ा है या b बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं a बड़ा है। मान लिया a बड़ा है, तो ये ऐसे ही खुल जाएगा और b से b कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a √2 ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों साइड का स्क्वायरिंग अप्लाई करें जल्दी से, तो कितना आएगा? 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। यहां से पता चल रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मतलब a इज प्लस माइनस b, कुछ भी हो सकता है। और we know very well a और b both are positive number, that means a is equal to b, a equal to b। यहां से बेटा ये पता चल रहा है कि a is equal to b, तो यहां पे जो मैंने मॉड्यूलस लगाया था ना कि मान लेते हैं a is greater than b,
ठीक है, तो एक्चुअल में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी, क्योंकि आप b को भी a से बड़ा मानोगे तब भी a रिजल्ट आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दैट मीन्स समझ जाओ a इज इक्वल टू बी है यहाँ पे, तो a इक्वल टू बी है तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। अब आ जाओ a प्लस बी कितना, अच्छा एक और चीज दी है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 8। एरिया कैसे निकालते हैं, जब एडजेसेंट साइड दी गई हो, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेललोग्राम का। ये देखो ये क्या है a और ये b, तो a क्रॉस b एरिया होता है पैरेललोग्राम का या नहीं, क्योंकि a क्रॉस b क्या होगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, थीटा होता है ये देखो, थीटा एंगल बिटवीन देम। तो एक्चुअल में क्या है, b बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस हो गया मॉड b और हाइट मॉड्यूलस ऑफ a साइन थीटा, तो मॉड्यूलस ऑफ a साइन थीटा को एज अ हाइट और b को एज बेस ट्रीट करोगे तो एरिया दिख जाएगा कि हाँ यही होना चाहिए। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, किसका, a माइनस बी जे, मतलब इसका ए आई माइनस बी जे क्रॉस ए आई प्लस बी जे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ये इसके साथ क्रॉस होगा तो ए बी आई क्रॉस जे होता है के, माइनस ये इसके साथ क्रॉस होगा तो बी ए जे क्रॉस आई दैट इज माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल टू 8 इसका मॉड्यूलस, तो ये कितना हो गया 2ab इज इक्वल टू 8, ab हो गया 4 एंड a इज इक्वल टू b, तो a स्क्वायर 4 a इज 2 बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज एंड b इज आल्सो 2, तो a एंड b बोथ आर इक्वल टू 2, a प्लस b इज 4 करेक्ट है, a माइनस b इज 2 गलत है। लेंथ ऑफ pr इज व्हाट, लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, और पैरेललोग्राम में अगर दो साइड के वेक्टर दिए हैं तो डायगोनल कौन होता है, उनका एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, देखो ऐड करके इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो तो कितना आया 2a, उसका मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगी 2a, और a कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4 होना चाहिए लेंथ, तो बिल्कुल 4 आंसर है। W इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड PS, ऐसा है क्या, नहीं, क्योंकि ये देखो a और b कितना आ गया 0 आ गए, सॉरी सेम है, तो एक्चुअल में जो W है ना वो इसके पैरेलल वेक्टर है, W क्या है I प्लस J, और ये A और B बोथ आर सेम, तो अगर रेशियो लेके देखोगे DRS का तो सेम आने वाला है, तो इसका मतलब ये तो इसके पैरेलल वेक्टर है, कहाँ इसका बाइसेक्टर थोड़ा ही है, तो बिल्कुल ये बात गलत है। तो दो आंसर है इसमें A एंड C। बताइए हार्ड है क्या क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये एडवांस के ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी, बिल्कुल सबसे इजी में डाल दूंगा मैं इन्हें, और चारों ही 3D वेक्टर्स एंड 3D में है, तो इसलिए कह रहा हूं इजी भी आते हैं, भर के आते हैं, इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब अच्छे होते हैं, ध्यान दें इसे, एक क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ध्यान से देखना। देखो क्या है, ABC आर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिए गए हैं, फाइंड R फाइंड करना है इफ R क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस B, ठीक है, हमें R फाइंड करना है। ओके तो देखो कैसे कर सकते हैं, अच्छा R डॉट A 0 दिया हुआ है, तो एक तरीका तो ये हो गया, देखो इसे ना ऐसे लिख लो माइनस क्रॉस B, ऑल राइट बच्चों, n इक्वल टू 0, तो B को मैं अगर ले लूं कॉमन और ऐसे लिख लूं क्रॉस B इज इक्वल टू 0, तो मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी कहानी, समझ रहे हो, ये आ गया समझ कि भाई ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर होंगे, 0 आ रहा है पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, ओके। अच्छा B तो नॉन जीरो है और C जो भी है R बस C के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हम मान के चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि R डॉट A कितना है 0, इसका मतलब C डॉट A अगर C के इक्वल हुआ तो C डॉट A 0 होना चाहिए, क्या 0 है क्या, 8 एंड प्लस 7, नहीं 0 नहीं है, मतलब बात समझ रहे हो कि इस चीज का एक और सॉल्यूशन है कि R इक्वल टू C हो जाए तो भी तो 0 हो सकता है, तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं R इक्वल टू अगर C हुआ तो C डॉट A 0 होना चाहिए, इसका मतलब, तो मैंने देख लिया C डॉट A और C तो मुझे पता ही है 0 नहीं है, इससे मुझे पता चल गया कि R C के इक्वल भी नहीं होगा। चलो फिर मैंने कहा R माइनस C शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं,
तो बेटा आर क्या आ गया, सी प्लस लैम्डा बी। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी कितना है 4i माइनस 3j प्लस 7k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस j प्लस k। तो i वालों को इकट्ठा कर लो, लैम्डा i, और ये हो गया -3 एंड प्लस लैम्डा j, और ये 7 प्लस लैम्डा k। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो बेटा, किसके साथ, a के साथ। a के साथ इसका डॉट लेना, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 4 लैम्डा, एंड ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 7 प्लस लैम्डा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8 प्लस 7 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। 8 और 7 15, लैम्डा इज इक्वल टू -5। बेटा लैम्डा कितना आ गया, -5, यहाँ पे -5 रख दो और r निकालो, -5, और ये कितना आ जाएगा, -5 ऑफ ये -i, ये -8 j, और ये लैम्डा कितना आया था -5, तो ये आ जाएगा 2 बेटा। ओके बच्चों, तो r हमारा निकल के आ गया, तो बहुत इजी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक। दूसरा एक और तरीका समझो इसी क्वेश्चन को करने का, ये भी तरीका आना जरूरी है। देखो r डॉट a इक्वल टू 0 दिया है मुझे, है ना, r डॉट a इक्वल टू 0 दिया है, abc मुझे पता है, तो मैं एक और तरीका इसमें अपना सकता हूं। वो क्या है, r डॉट a मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं a का, उससे क्या फायदा होगा उसे देखने की जरूरत है तुम्हें, देखना, क्योंकि मुझे ये एक रिलेशन पता है कि r डॉट a इक्वल टू 0। जब भी कभी ऐसी क्रॉस वाली इक्वेशन दी जाए, उसमें से कोई एक अननोन हो, ध्यान से, जब भी ऐसी इक्वेशन दी जाए उसमें से कोई एक अननोन हो, तो और साथ में एक कंडीशन दी गई है आपको, किसी के साथ डॉट उसका 0 है, जिसके साथ उसका डॉट 0 है उसे ना दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरफ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं एक को, तो ये आएगा, देखो r क्रॉस b, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एंड इधर कितना आएगा, a क्रॉस c क्रॉस b। ओके, इसमें अगर फॉर्मूला लगाऊं ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो क्या आएगा, a डॉट b एंड r माइनस a डॉट r एंड b, ठीक है। और इसे भी कर सकता हूं, या इसे तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकता हूं मैं, ठीक है, इसे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकता हूं। कुछ लोग इसमें बॉक्स लगा देंगे, बॉक्स ऑफ एबीसी, मतलब डिटरमिनेंट लगा देंगे, ऐसा मत कर देना, वो बॉक्स ऑफ एबीसी a डॉट c क्रॉस b, अगर ऐसा होता तब आप डिटरमिनेंट का यूज कर सकते थे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें या तो आप c क्रॉस b निकालो पहले, फिर उसका क्रॉस लो a के साथ, नहीं तो इसमें भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे वाला, a डॉट b c वेक्टर माइनस a डॉट c एंड b वेक्टर। ऑलराइट बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a डॉट r 0 दिया हुआ है, तो ये तो हो गया 0, अब a डॉट b निकल जाएगा, यस निकल जाएगा, r वेक्टर ये है ही हमारे पास, या a डॉट b को यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये आ गया c वेक्टर माइनस a डॉट c अपॉन a डॉट b, और यहाँ पे b वेक्टर, r वेक्टर ये आ गया निकल के बेटा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा abc देंगे, ये नहीं देंगे, ये वैल्यूज नहीं देंगे, बस ये कहेंगे देयर आर 3 वेक्टर्स abc and the fourth vector is r, we satisfy this, then find the relation between them। ऑप्शन में रहेगा r is equal to this, r is equal to this, ऐसे रहेंगे। तो आपको इस टाइप की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तब दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। अब ये चीजें दी हुई हैं तो इसमें रख दो, आंसर निकाल लो। लेकिन इस तरीके में भी कई बार आंसर होते हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हें इस तरीके से करके दिखा दिया है। कई बार ऑप्शन में सिर्फ ऐसी चीजें रहेंगी, तो पता होना चाहिए एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है, तुम अपने आप मान लो ये नहीं दिए गए और सिर्फ आपको ये दिया है, और फिर कुछ ऐसे रिलेशंस फाइंड आउट करने को बोला गया है और तुम नहीं निकाल पा रहे हो बाय चांस, तो तुम ऐसा कर सकते हो, उन तीनों वेक्टर को रैंडमली कुछ भी ले लो। ध्यान से समझना, उन तीनों वेक्टर को रैंडमली कुछ भी ले लेना, ओके। और फिर r क्रॉस, हाँ, तो फिर सॉल्व करने चले जाना, बस
क्या करना है, उन सभी वेक्टर के थ्रू ये निकालना और फिर आर देखना, आर मतलब जो ऑप्शन होंगे, फिर ऑप्शंस को सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा, बहुत लेंथी चला जाएगा वैसे। एक तो तीनों वेक्टर तुम्हें एज्यूम करने पड़ेंगे, फिर इस इक्वेशन का यूज करके इसको ऐसे करके यहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी आर की। अब फिर देखना पड़ेगा आर जो निकल के आ रहा है क्या वो ए के परपेंडिकुलर है। अगर ए के परपेंडिकुलर आ रहा है तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिस ऑप्शन में यहां से जो आर निकल के आ रहा है वो ए के परपेंडिकुलर नहीं है, यहां से नहीं, वहां पे जो फॉर्मूला दिया जाएगा, मान लो इस रिजल्ट तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तब की बात है ये। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ये भी होगा, तो तुम्हें क्या करना है, उन चारों ऑप्शन में से एबीसी को आपने लेट कर ही लिया है, तो उसमें से एबीसी उनमें पुट करो और आंसर आर की वैल्यू निकालो और आर का डॉट ए के साथ लेके देखना, अगर 0 आ रहा है तो वही आपका आंसर है, अदरवाइज आंसर नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसको कॉपी करो, दोनों मेथड्स को कॉपी करो।